हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो एक यूनानी राजनीतिक विचारक थे और उनके चिंतन का मूल उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना करना था जो अक्षमता रहित, अव्यवस्था रहित, अस्थिरता रहित राज्य हो। प्लेटो स्थिर राज्य चाहते थे और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने न्याय की स्थापना की। प्लेटो की रिपब्लिक का मूल उद्देश्य ही न्याय को स्थापित करना था। प्लेटो की न्याय अवधारणा से पहले यूनान में 3 दृष्टिकोण या 3 सिद्धांत प्रचलित थे। पहले हम उन सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। पहला सिद्धांत है परंपरावादी सिद्धांत या परंपरावादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का समर्थन सेफालस और पोलीमार्कस के द्वारा किया गया। सेफालस का मानना था सत्य बोलना तथा देवता और मनुष्य के प्रति ऋण चुकाना न्याय है। पोलीमार्कस का कहना था मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना न्याय है, यानी जो भले हैं उनसे हम अच्छा व्यवहार करें, जो बुरे हैं उनसे घृणा करें। लेकिन प्लेटो ने दोनों ही सिद्धांतों को, दोनों ही विचारों को नकार दिया। उनका यह मानना था कि भलाई बुराई करने वाली कला न्याय नहीं है, यानी अगर ऐसा होता है तो भलाई भी की जा सकती है और बुराई भी। साथ ही उनका मानना था कि मित्रों से हित और अहित की बात करना आसान है, लेकिन मित्र और शत्रु के बीच पहचान करना आसान नहीं है। हो सकता है हमें वो लगे कि वो हमारा मित्र है लेकिन वो मित्र ना हो, हमें लगे वो हमारा शत्रु है लेकिन वो हमारा शत्रु नहीं हो। साथ ही प्लेटो का यह मानना था कि किसी बुरे के साथ बुरा करना और किसी भले के साथ अगर हम भला करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उसे और भी अधिक बुरा बना देंगे। इसीलिए इस स्थिति को भी प्लेटो के द्वारा नकार दिया गया। दूसरा सिद्धांत है क्रांतिकारी सिद्धांत। इस मत के समर्थक थ्रेसीमेक्स थे। थ्रेसीमेक्स का मानना था कि विभिन्न प्रकार की सरकारें कानून बनाती हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य अपनी स्वार्थ की पूर्ति करना होता है और वह उन्हीं कानूनों का पालन अपनी प्रजा से कराती हैं। तो इस रूप में उनका यह मानना था कि शक्ति ही न्याय है, यानी जो शक्तिशाली है वह जो कहता है वह ही सही है और वह ही न्याय है। और इस रूप में थ्रेसीमेक्स ने कहीं कहीं अन्याय को भी न्याय से अच्छा मान लिया है। प्लेटो ने इसे सही नहीं माना और उनके द्वारा यह माना गया कि न्याय का उद्देश्य कभी भी शासक के हितों की पूर्ति करना नहीं होता है, यानी न्याय शासक के हितों के लिए निर्मित नहीं किया जाता है। और इसीलिए इस सिद्धांत को उनके द्वारा नकार दिया गया और उन्होंने माना कि जो न्याय है वह आत्मा का गुण है, वह बाहर से थोपा नहीं गया है। तीसरा सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत। इस व्यवहारवादी सिद्धांत का समर्थन ग्लूकन के द्वारा किया गया। ग्लूकन ने न्याय को कृत्रिम माना और उन्होंने माना कि न्याय शक्तिशालियों का नहीं, दुर्बल व्यक्तियों का हित करने वाला होता है, न्याय कृत्रिम है। ग्लूकन ने माना कि जो न्याय का पालन है वो भय से बचने के लिए किया जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर वे न्याय का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें दंड दिया जा सकता है। लेकिन प्लेटो का मानना था कि न्याय अंतरात्मा की आवाज़ है और न्याय दंड के आधार पर निर्धारित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति दंड के भय से कानूनों को माने। न्याय तो अंतरात्मा, नैतिकता के आधार पर न्याय का पालन व्यक्ति करता है। तो इस तरह से इन प्रचलित 3 सिद्धांतों को प्लेटो ने नकार दिया। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को मान्यता दी। न्याय के संबंध में उनके जो विचार हैं वो आधुनिक या कानूनी विचारों से भिन्न हैं। वो आज के विचारों को मान्यता देते हुए न्याय की अवधारणा प्रमुख रूप से नहीं देते हैं। उनका जो न्याय है वह 2 भागों में विभाजित है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत प्लेटो यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व या 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और शुद्धा, और हर व्यक्ति में ये 3 गुण पाए जाते हैं। व्यक्ति अपने इन तीनों गुणों में सामंजस्य रखता है और निर्दिष्ट गुण के हिसाब से वो कार्य करता है।
इसी को प्लेटो व्यक्तिगत न्याय मानते हैं। सामाजिक न्याय के अंतर्गत उनका मानना है कि व्यक्ति के 3 गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्ग होते हैं। प्लेटो यह मानते हैं कि हर व्यक्ति में एक गुण की प्रधानता होती है। किसी में क्षुधा तत्व अधिक होता है, किसी में साहस तत्व अधिक होता है और किसी में विवेक तत्व की प्रधानता होती है। जिनमें विवेक तत्व अधिक होता है वो बनते हैं शासक, जिनमें साहस तत्व की प्रधानता होती है वे होते हैं सैनिक, और जिनमें क्षुधा तत्व की प्रधानता होती है वे होते हैं उत्पादक वर्ग। यानी प्लेटो इस बात को मानकर चलता है कि समाज में व्यक्ति के इन 3 गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्ग बनते हैं। समाज के ये तीनों वर्ग जैसी उनमें योग्यता है उसके हिसाब से उसी कार्य को करें और किसी और के कार्य में हस्तक्षेप न करें। इसे प्लेटो ने सामाजिक न्याय माना है। यानी प्लेटो इस बात को स्वीकार करता है कि जिसमें विवेक तत्व है वो शासक बने और वह बाकी दोनों वर्गों के कार्य में हस्तक्षेप न करे। जो सैनिक वर्ग हैं वे अपना कार्य करें, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग के कार्यों में वो कोई हस्तक्षेप न करें। यानी प्लेटो का यह मानना है कि व्यक्ति की जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य को करे और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, उसे ही प्लेटो के द्वारा न्याय माना गया है। तो इस तरह से प्लेटो सामाजिक न्याय को प्रमुख रूप से मान्यता देते हैं। अब हम आगे देखेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की पहली विशेषता है व्यक्ति में तीनों गुणों का समावेश। यानी प्लेटो यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति में तीनों गुण हैं, उसमें साहस भी है, उसमें वासना या क्षुधा तत्व भी है और उसमें विवेक तत्व की प्रधानता भी है। दूसरी विशेषता है प्रत्येक व्यक्ति का निर्दिष्ट योग्यतानुसार निर्दिष्ट कार्य में लगे रहना। यानी हर व्यक्ति की जैसी योग्यता है उसी के हिसाब से वो कार्य करता है। अगर उसमें शासक बनने की योग्यता है तो वह शासक बनकर कार्य करता है, उसमें सैनिक बनने की योग्यता है तो वह सैनिक बनकर कार्य करता है। तीसरी विशेषता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। यानी प्लेटो यह मानकर चलता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट है शिक्षा और साम्यवाद न्याय की स्थापना के साधन। यानी ये जो न्याय की स्थापना होगी कि कौन शासक वर्ग है, कौन सैनिक वर्ग है, कौन उत्पादक वर्ग है, ये कैसे तय किया जाएगा। प्लेटो निर्धारित करते हैं कि इसको तय करने का मानदंड है शिक्षा। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बाद पता चल जाएगा कि इसमें साहस है, तो और साहस के बाद फिर पता चल जाएगा कि इसमें विवेक है। तो जो विवेक संपन्न है वो ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और वो ही शासक बन पाएंगे। साम्यवाद प्लेटो के द्वारा संपत्ति और परिवार का साम्यवाद किया गया था। उनका यह मानना रहा कि शासक और सैनिक वर्ग दोनों के पास ना तो संपत्ति होगी और ना ही दोनों के पास परिवार होगा। नेक्स्ट विशेषता है दार्शनिक शासक। अपने इस न्याय की स्थापना के अंतर्गत स्थापित किए राज्य को प्लेटो यह मानकर चलता है कि उसमें एक दार्शनिक शासक होगा, एक आदर्शवादी शासक होगा और वह शासक लंबी शिक्षा प्राप्त करने के बाद शासक बनेगा। उसके पास ना अपना परिवार होगा, उसके पास ना अपनी संपत्ति होगी और वह दर्शन आदर्श के आधार पर शासन करेगा। नेक्स्ट है नैतिक सिद्धांत। यह नैतिक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत प्लेटो नीति को मान्यता देते हैं और यह मानकर चलते हैं कि नीति के आधार पर यानी नैतिकता के आधार पर सब इस न्याय को मान्यता देंगे। यहाँ उन्होंने कानून को स्वीकार नहीं किया कि कोई बंधन है या अगर कोई उनका पालन नहीं करेगा तो उन्हें कोई दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है सावयव एकता का सिद्धांत। सावयव एकता के सिद्धांत का मतलब है कि प्लेटो यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति अपने आप को राज्य से कभी अलग नहीं करेगा। जिस तरह से हमारे शरीर और उसके अंगों का संबंध है, हमारे शरीर से अगर अंग अलग हो जाएं तो हमारा शरीर भी प्रभावित होता है और उस अंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी तरह से राज्य और व्यक्ति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब हम देखेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना।
पहली आलोचना है नैतिकता और कानून में भेद नहीं करता। जैसे आज हम मानते हैं कि न्याय की स्थापना तभी होती है जब कानून हो, व्यक्ति को दंड का भय हो। हालांकि कुछ लोग अपनी अंतरात्मा के आधार पर भी न्याय को या नियमों को मानते हैं, लेकिन सब ऐसा करें यह हमें आवश्यक दिखाई नहीं देता है। जबकि प्लेटो यह मानकर चलता है कि हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ही सामाजिक न्याय को मान्यता देगा। नेक्स्ट है अधिकारों और दंड की कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई इसे नहीं मानता है तो क्या उसे दंड दिया जा सकता है? हम साधारण स्थिति में मानते हैं कि अगर सरकार की कोई बात नहीं मानता है तो उसे दंड दिया जाता है, लेकिन प्लेटो दंड की कोई व्यवस्था नहीं करते। उत्पादक वर्ग को किसी तरह के अधिकार उन्होंने नहीं दिए हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के पूर्ण विकास में बाधक। यह अवधारणा व्यक्ति के पूर्ण विकास में बाधक है। क्यों बाधक है? क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हम मानते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है, जबकि प्लेटो उसे सीमाओं में बांध देता है। शासक है तो सिर्फ शासक है, सैनिक है तो सिर्फ सैनिक है, उत्पादक वर्ग है तो सिर्फ उत्पादक वर्ग है। तो इस रूप में व्यक्ति के पूर्ण विकास में वो बाधक है। नेक्स्ट है अत्यधिक एकीकरण और अत्यधिक पृथक्करण। हालांकि ये दोनों बिल्कुल विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन फिर भी ये आलोचना हम प्लेटो की करते हैं। अत्यधिक एकीकरण यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह से राज्य पर वो बलिदान कर देता है, और अत्यधिक पृथक्करण यानी वो तीनों वर्गों को बिल्कुल एक दूसरे से पृथक कर देता है, उनमें किसी तरह के समायोजन की स्थिति को वो नहीं देखता है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र विरोधी। समाज का सबसे बड़ा वर्ग अगर कोई है तो वह होता है उत्पादक वर्ग, और प्लेटो इसी उत्पादक वर्ग को राजनीति से दूर कर देता है। इसी उत्पादक वर्ग को वो कहता है कि उत्पादक वर्ग किसी भी तरह से राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा, राजकीय कार्यों से उसका कोई लेना देना नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि प्लेटो लोकतंत्र विरोधी है। नेक्स्ट है गुणों के निर्धारण की सुनिश्चित व्यवस्था का अभाव। कैसे गुण निर्धारित किए जाएंगे? हालांकि एक लंबी शिक्षा योजना बताता तो ज़रूर है वो, लेकिन फिर भी हम यह मानते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के गुणों का सही निर्धारण हो पाएगा, इसकी कोई व्यवस्था प्लेटो ने नहीं की है। अमनोवैज्ञानिक। प्लेटो की यह अवधारणा अमनोवैज्ञानिक है। मन स्थिति के आधार पर हो सकता है शासक में किसी कला का भी गुण हो सकता है उसमें और साहस भी हो, और वो उसे सीमित करके मनोवैज्ञानिक धारणा को मान्यता देता है। शासकों को अत्यधिक स्वतंत्रता। शासकों को वह आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता देता है, यानी कि वह शासकों पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं लगाता है। शासकों पर किसी तरह के नियंत्रण की व्यवस्था वह नहीं करता है। शासक वर्ग जो सीमित वर्ग है वो केवल शासन का कार्य करेगा, इस बात को प्रमुख रूप से प्लेटो मानता है, और इस रूप में हम इसे अनुचित मानते हैं। क्योंकि अगर शासक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और उन पर अगर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं होता तो फिर वो प्रमुख रूप से सही रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी आधार पर हम ये मान सकते हैं कि वो तानाशाह बन सकते हैं, तो इस स्थिति को उचित नहीं माना जा सकता है। तो इन्हीं सभी आधारों पर हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अनुचित मान सकते हैं। धन्यवाद। हुआ भी है कि नहीं हुआ, मैं बस चीख पुकारना चाह रही हूँ।